नमस्कार साथियों, विकास संवाद की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार श्रृंखला में, जो कि भारत में सामाजिक नागरिक पहल के पूरे सफ़रनामे को एक तरह से बात करती है, उसको संबोधित करती है और उसमें अपनी जड़ों को, अपनी जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, अपनी जो पूरी यात्रा है, उनको समेटने की बात करती है। तो एक तरह से ये समझने, जानने, सीखने और उससे रास्ता निकालने की एक पहल है, जो कि विकास संवाद ने शुरू की है। इस पहल में पिछली 4 कड़ियों में हम लोग समय के अलग अलग कालखंडों पर बात कर चुके हैं। हमने यात्रा शुरू की थी हड़प्पा सभ्यता से, फिर हम मौर्य काल तक पहुँचे। मौर्य काल से आगे हम अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग स्थानों में जो सामाजिक नागरिक पहल है उसकी बात करते हुए मुगल काल तक पहुँचे और भारत में जो औपनिवेशिक साम्राज्य है उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद से भारत में सामाजिक नागरिक पहल की जो स्वरूप है, जो चरित्र है और जो प्रकृति है, वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने 18वीं 19वीं सदी में भारत में अलग अलग स्थानों पर चल रही सामाजिक नागरिक पहल का जायजा लिया था। जाहिर है कि ये कालखंड ऐसा है जिसमें घटनाएं बहुत तेज़ी से बदलती हैं और कई तरह की चीज़ें भारत में होती हुई नज़र आती हैं। इसलिए हमने पूरे भारत में चल रही प्रक्रियाओं का जायज़ा हम लोग नहीं ले पाए थे। हम लोग केंद्रित रहे थे दक्षिण भारत में, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आदि राज्यों पर, और हमने देखा था केरल में नंगेली नाम की जो महिला थी, उनके जीवन संघर्ष को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। हम लोगों ने नारायण गुरु की का जो काम है उसको देखा था। फिर हम महाराष्ट्र की तरफ आए थे तो हम लोगों ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और भी तमाम सारे जो अलग अलग राज्यों में दक्षिण भारत की प्रक्रियाएं हो रही थी, जो सामाजिक बदलाव ख़ास तौर पर जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव थे, उनके बरक्स एक न्यायपूर्ण समाज रचने की प्रक्रिया को जो उस दौरान चल रही थी उसको देखने की कोशिश की थी। सचिन जी ने काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों पर बात रखी थी। तो आज की इस बातचीत में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम दक्षिण भारत से बाहर निकलकर जो शेष भारत है, खासतौर पर उत्तर भारत या पूर्वी भारत, उसमें उस दौरान चल रही सामाजिक नागरिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करें और कोशिश करें कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में और जो पूर्वी राज्य हैं असम में, उनमें चल रही प्रक्रियाओं को एक बार देखें। उस समय किस तरह की चीज़ें चल रही थी। हम देख रहे हैं कि ये समय जो है वो उपनिवेश काल का समय है। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से राष्ट्रवाद का उभार होता है, राष्ट्रीयता का विकास होता है, उपनिवेशवादी संघर्ष प्रखर होता है और जो संघर्ष भारतीय समाज में पहले से चल रहे थे, जो जातिवाद के खिलाफ थे, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ थे, वो सब और प्रखर होते हैं। तो इस कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं आग्रह करता हूं सचिन जी से कि वो विस्तार से इस दौरान चल रही सामाजिक नागरिक प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी दें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वक्तव्य के बाद आपके सवालों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं इस वक्तव्य को और ज़्यादा जीवंत, और ज़्यादा रोचक और ज़्यादा प्रामाणिक बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई। और जैसे कि एक बुनियादी पृष्ठभूमि आपने रखी दी है कि हमने एक तरीके से हड़प्पा पूर्व संस्कृति से अपनी बातचीत को शुरू किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता की हमने बात की थी, फिर मौर्य काल और फिर मौर्य काल के बाद के जो समय हैं उससे हमने गुज़रने की एक कोशिश की। और इस पूरे दौर में हमको एक तरीके से ये पूरी यात्रा करते हुए एक बात बहुत साफ तौर पर समझ में आती है कि जब हम सामाजिक नागरिक पहल की बात करते हैं तो ये वास्तव में मानव इतिहास और मानव के सामाजिक इतिहास के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसको हम केवल अपने काल तक ही सीमित करके नहीं देख सकते हैं। और एक रूप में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने निकल के आती है कि समाज के भीतर से ही जो चेतनाशील लोग रहे हैं उन्होंने अपने निजी और बहुत ही सीमित हितों से आगे बढ़ कर के समाज में एक बेहतरी लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने की एक भूमिका लेने की कोशिश की और उस भूमिका को निभाया भी।
और इस भूमिका के बहुत अलग अलग आयाम हम देखते हैं। जैसे हमको भक्ति आंदोलन में दिखाई देता है, जो कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ 7वीं-8वीं शताब्दी में, और फिर उसके बाद हमको 12वीं-13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उससे हमको कई अलग अलग तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं, और उससे हमको एक तरीके से बहुत सीखने को मिलता है। और हम ये पूरी प्रक्रिया इसलिए ही कर रहे हैं कि आज के समय में जब हम सब, कम से कम जो लोग इस चर्चा में शामिल हैं, हम ये मानते हैं कि हम सब सामाजिक कार्य ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात को हमको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हमारा काम जो है वो हमारे समाज के, मानव इतिहास के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम हैं, उन तीनों को समेटते हुए ही पूरा होता है। उनको अलग हटा करके हम अपनी भूमिका को नहीं देख सकते हैं। ये बात हमको बहुत साफ तौर पर यहाँ पर अभी तक की यात्रा में समझ में आती है। मैं बहुत अपने पुरानी चर्चाओं के विवरण में नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे हमने पिछले बार का जो कड़ी में बातचीत की थी, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के इस बातचीत की शुरुआत थी, उसमें हमने कुछ उदाहरणों को हमने सामने लिया था। हमने 1803 में नंगेली का जो प्रतिकार था, एक तरीके से जातिवादी भेदभाव को लेकर के और शोषण को लेकर, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। हमने नारायण गुरु के बारे में बात की थी, अयान काली की हमने बात की थी। ये सब दक्षिण भारत के ऐसे प्रतिनिधि कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक तरीके से एक सपना देखा था कि एक बेहतर समाज कैसे बन सकता है। और दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं ज्योतिबा फुले का संदर्भ हमारे सामने आया, सावित्रीबाई फुले का संदर्भ आया, फातिमा शेख का संदर्भ आया, अयोथी-थास का संदर्भ आया। तो हमने एक तरीके से अपनी बातचीत की शुरुआत पिछली कड़ी में कर दी थी, और उसी से हम आगे अब बढ़ते हुए और ये देखने की कोशिश करना है कि देश के दूसरे हिस्सों में, चाहे हम उसको भूगोल के नज़रिए से देखें, चाहे हम समाज के नज़रिए से देखें, चाहे हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था। और ख़ास तौर पर हम जो आज बातचीत करने वाले हैं उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूरी प्रक्रियाएं चली, वहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन हुए, सामाजिक काम हुए, हम उसका एक संदर्भ लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और उसी से शायद हमको ये एक और अंदाज़ा लगेगा कि जो भी प्रक्रियाएं सामाजिक बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए हुई हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय या देश के किसी एक भूगोलिक हिस्से तक ही सीमित रही हो, बल्कि एक ही वक्त में हम ये देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये पूरी प्रक्रियाएं चल रही थी। और 18वीं-19वीं शताब्दी का जो हमको दिखाई देता है कि एक तरफ तो उपनिवेशवाद ने जो है अपने आप में एक बहुत ही विस्तार ले लिया था, और उसके कारण से नई सामाजिक समस्याओं को एक तरीके से मान्यता मिल रही थी, उसके कारण से वो मान्यताएं और ज़्यादा गूढ़ हो रही थी। ये एक वास्तविकता है। असमानता, खासतौर पे आर्थिक असमानता और बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि संसाधनों पर जो है वो एक तरीके का औपनिवेशिक नियंत्रण होना शुरू हुआ था, और उसके परिणाम बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगे थे। तो जो मज़दूरों की और किसानों की जो हालत थी और जो आदिवासियों की परिस्थिति थी, वो अपने आप में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश राज का जो पूरा नियंत्रण है आर्थिक संसाधनों पर और राजनीतिक प्रक्रियाओं के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, उनका शिकंजा बहुत मजबूत होता जा रहा था, ये भी हमको दिखाई देता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण ये हमको दिखाई देती है कि जब एक तरीके से बहुत ही विसंगतिपूर्ण व्यवस्था देश में एक स्थापित हो गई, और एक रूप में हम ये देखते हैं कि एक उपनिवेशवाद का जो वास्तविक स्वरूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जो पिछले करीब 5000 सालों से जो विसंगतियाँ जो अलग अलग रूपों में भारतीय समाज में पैदा हो रही थी, बढ़ रही थी, उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा रूप ले लिया। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला हो, चाहे वो बाल विवाह के मुद्दे हों, एक तरीके से बच्चियों की हत्याओं के जो मामले हैं, इन्फेंटिसाइड के जो इश्यूज़ हैं, वो हमको 18वीं-19वीं शताब्दी में होते हुए दिखाई देते हैं। और ज़्यादा जो अत्याचार हैं दलितों के ऊपर और ज़्यादा हमको बढ़ते हुए इस पूरे काल में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पूरी एक तरीके से एक चरम पर पहुँचते हुए हम देखते हैं अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की चुनौतियों को। तो इस संदर्भ में 18वीं-19वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्याएं एक तरीके से चरम पर पहुंच गई थी। और दूसरा संदर्भ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी काल में जो हमारा आधुनिक, अगर हम आधुनिक भारत का एक काल मान लें, तो हमको ये दिखाई देता है कि हमारे सामने इसी समाज के भीतर से ऐसे नेतृत्व, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता उभरते हुए हमको दिखाई देते हैं जिन्होंने
इन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उनको बदलने की कोशिश की, उसका प्रतिकार किया, बहुत रचनात्मक प्रतिकार किया। एक बात हमको ये बहुत महत्वपूर्ण मान के चलना पड़ेगी कि ये बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही परिपक्वता से चलाई गई पूरी प्रक्रिया हमको दिखाई देती है। जब प्रक्रियाएं अहिंसक होती हैं, जब प्रक्रियाएं बहुत मैच्योर तरीके से संचालित की जाती हैं, परिपक्व तरीके से संचालित की जाती हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि शायद बदलाव ज़्यादा समय लेता है, लेकिन वो ज़्यादा दीर्घजीवी होता है, वो ज़्यादा लंबा होता है। हम शायद हिंसा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें तत्काल हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमारी आज़ादी भी शामिल है। हमको कई बार कहा जाता है कि अगर हमने हिंसक क्रांतिकारी तरीके अपनाए होते तो हमको जल्दी आज़ादी मिल गई होती, लेकिन ज़रा कभी कल्पना करके देखिए, अगर वो आज़ादी जल्दी मिल भी गई होती तो क्या हम अपने आप को उस तरीके से, उस तरीके की सोच से, उस तरीके की राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजर पाते जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उन अनुभवों ने हमको बहुत नए मार्गदर्शन दिए और देश और दुनिया की व्यवस्थाओं को सीखने और समझने का मौका दिया, और उसी के कारण से हम लोकतंत्र जैसी व्यवस्था में विश्वास पैदा कर पाए। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर 18वीं 19वीं शताब्दी के संदर्भ से दिखाई देती है। और जब अगर मैं अपनी बात को शुरू करूँ तो मैं 1800 से, सन 1800 से अपनी बात को शुरू करता हूँ, और आज की बातचीत में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत ही कहानियों के साथ और प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ अपनी बात को हम आगे बढ़ा सकें। सबसे पहली मैं शुरुआत करता हूँ, इसके अलावा हम और दूसरे संदर्भों में आएंगे, लेकिन एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है, 1800 में भारत में एक तरीके से एक मिशनरी समूह था जिसमें विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड थे। ये तीन लोगों ने भारत के कलकत्ता शहर में एक सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की थी। भारत में शुरुआत में जब अंग्रेज़ आ गए थे और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब वास्तव में भारत में मिशनरी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, उसने भारत में मिशनरी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी थी, लेकिन धीरे धीरे मिशनरियों ने यहाँ पर आना शुरू किया, और उनका जो शुरुआत थी आने की, वो वास्तव में यहाँ पर एक रूप में शैक्षिक और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के नज़रिए से थी। तो केवल एक पहलू उसका नहीं था, बल्कि उसके तीन अलग अलग पहलू थे। और इसी प्रक्रिया के तहत सन 1800 में सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की गई थी। अब कितना आश्चर्यजनक है कि भारत में जो एक तरीके से हम सन 1800 में एक सामाजिक नागरिक पहल की अगर हम बात कर रहे हैं और हम संदर्भ ले रहे हैं श्रीरामपुर मिशन प्रेस का, तो इसका क्या जोड़ है, ये स्वाभाविक सवाल मन में पैदा होना चाहिए। तो श्रीरामपुर मिशन प्रेस का मकसद क्या था, इस बात से शायद हमको चर्चा शुरू करनी चाहिए। श्रीरामपुर मिशन प्रेस का मकसद था कि बंगाल में कैसे जन शिक्षण को, यानी कि सबको शिक्षा मिल सके, इस तरीके का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया कैसे संचालित की जा सकती है कि सबको शिक्षा मिल पाए। और इसके लिए श्रीरामपुर मिशन प्रेस ने अलग अलग तरीके के विषयों पर किताबों के प्रकाशन की योजना बनाई, सस्ते प्रकाशन की योजना बनाई, स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया के साथ उस प्रकाशन को जोड़ा, और ये कोशिश की कि वो जो पुस्तकें वो प्रकाशित कर रहे हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाएं और बच्चों को, लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत सारी जो सबसे शुरुआत हुई थी वो मुख्य तौर पर सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, इस तरीके की जो किताबें थी उनका बंगाली भाषा में अनुवाद करना और उनका प्रकाशन करना। और मैं इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि सबसे पहले इसी सेरामपुर मिशन प्रेस ने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके बारे में संदर्भ आता है कि रामराम बसु और मृत्युंजय विद्यालंकार ने ये अनुवाद किया था। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। बाइबिल का जो अनुवाद हुआ था वो विलियम कैरी ने किया था, खुद विलियम कैरी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके साथ ही बहुत अलग अलग भाषाओं के शब्दकोश यानी डिक्शनरीज का प्रकाशन जो है वो सेरामपुर मिशन प्रेस ने किया था। तो यहाँ से हमको एक बात दिखाई देती है कि शिक्षा जो है वो सन 1800 में ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसको माना गया था, और उसके लिए एक तरीके से एक कार्यवाही, एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और फिर इसी सेरामपुर मिशन प्रेस ने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में की, 1817 में की, और उसका मकसद भी यही था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन स्कूलों के लिए किया जा सकता है। साहित्य, अध्यात्म और अलग अलग जो विज्ञान और ये पाठ्यक्रम हैं उनके लिए इन किताबों का जो अनुवाद और प्रकाशन जो है वो सेरामपुर मिशन प्रेस ने किया। हालांकि ये बहुत संचालित नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया,
क्योंकि संसाधनों की सीमाएं थी और 30 साल लगभग काम करने के बाद श्रीरामपुर मिशन प्रेस का जो काम है वो बहुत शिथिल पड़ गया और वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन 30-32 साल तक लगातार बहुत तेज़ी से और 2 लाख से ज़्यादा किताबों का मुद्रण और प्रकाशन जो है वो श्रीरामपुर मिशन प्रेस ने 1800 के आसपास किया। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। फिर एक दूसरा संदर्भ हमको जो दिखाई देता है, ये हम जो बात शुरू की है ये हमने बंगाल से बात शुरू की है और बंगाल का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई अलग अलग एक तरीके से समाज के समस्याओं की चुनौतियों के रूप में भी बंगाल का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक पहल के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1863 में ही बंगाल में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्योंकि जब हम देखते हैं तो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है, खासतौर पर 19वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो उसमें ज़्यादातर संदर्भ जो है वो हिंदू समाज में पुनर्जागरण के, हिंदू समाज में बदलाव के हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं, वो संदर्भ दिखाई देते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग तरीके से कोशिशें होती रहीं। कुछ लोग ये मानते थे कि हाँ, मुस्लिम समाज में भी सुधार की और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इसी तरीके की पहल हमको यहाँ दिखाई देती है, जिसके संदर्भ में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और उनका मकसद ये था कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार किया जा सके। और इसी के साथ साथ यही जो संस्था थी मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बंगाल, पर्दा प्रथा और बहुविवाह सरीखी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रही थी। और जब इस तरीके की संस्थाएं आवाज़ उठाती हैं तो स्वाभाविक है कि समाज की तरफ से उनको बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा था और ये संस्था ने भी उस तरीके की परिस्थितियों का सामना किया। इसी तरीके से एक दूसरा संदर्भ बंगाल में ही हमको आता है जो हम सब ने अपने स्कूलों में पढ़ा है और अपने सामाजिक काम के दौरान भी उनका संदर्भ लिया है। वो संदर्भ आता है राजा राम मोहन राय का। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो संदर्भ है वो सती प्रथा की समाप्ति के लिए लिया जाता है। और हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि राजा राम मोहन राय ने केवल सती प्रथा के लिए नहीं बल्कि लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा के लिए, किस तरीके से उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनके साथ शोषण ना हो, विधवा विवाह को एक मान्यता मिले, ये सारे पहलुओं के ऊपर काम किया। तो आज जब हम पूरे जेंडर के नज़रिए से स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो पूरा जो जेंडर का इशू है, जो लैंगिक भेदभाव का जो मुद्दा है, वो एक तरीके से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है और उसको एक बहुत ही व्यापक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और राजा राम मोहन राय भी जब इस विषय को देख रहे थे तब उन्होंने एक तरीके से व्यापकता के साथ में महिलाओं की स्थिति को देखने की कोशिश की। कई बार हमको ये लगता है कि सामाजिक काम जो है, निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय जो है वो समाज के तथाकथित रूप से हम कह सकते हैं कि एक संपन्न और प्रभावशाली तबके से संबंध रखते थे और इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उनके लिए शायद सामाजिक काम उतना मुश्किल काम नहीं रहा होगा। लेकिन वास्तव में ये इतना आसान काम नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय से व्यक्ति आता हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, क्योंकि हमको ये देखना ज़रूरी है कि राजा राम मोहन राय ने आखिर ये भूमिका क्यों ली थी, सती प्रथा के ऊपर काम करना क्यों शुरू किया था। राजा राम मोहन राय की भाभी खुद सती हुई थी और अपने आप में एक संदर्भ हमको यहाँ पर मिलता है कि ये उनके लिए बहुत स्वाभाविक तौर पर एक निजी तौर पर प्रभावित करने वाला विषय भी था। और जब उन्होंने उनको सती होते हुए देखा था तब उन्होंने उसका विरोध किया था, प्रतिकार किया था और इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो इस कुरीति को मिटाने की पहल करेंगे। और इस काम में जब उन्होंने इस काम को करने का निर्णय लिया तो उनके परिवार ने उनको सहयोग नहीं दिया, उनको अपने पिता से ही इसके लिए टकराना पड़ा और अंततः राजा राम मोहन राय को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो हम जब सामाजिक और नागरिक पहल की बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे आयाम हैं और वो सारे आयाम हम जब अपने पूरे सामाजिक नागरिक पहल के इतिहास को देखते हैं, उन व्यक्तियों को देखते हैं, तब हमको शायद बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि अपने आप में कितना संवेदनशील काम है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बहुत आसान नहीं है, जिसमें हमको कई अलग अलग स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ हमको यहाँ पर इस उदाहरण में साफ तौर पर दिखाई देती है। दूसरा संदर्भ राजा राम मोहन राय का ही इसलिए लेना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में हमको दिखाई देती है कि जो बौद्धिक कर्म है, बौद्धिक काम है, यानी कि विचार रखना, विचारों को आगे बढ़ाना, विचारों पर संवाद करना, लेखन करना, तर्क करना,
ये पूरी जो रणनीति है, ये जो पूरी सोच है, ये जो बौद्धिक कर्म है, ये भी सामाजिक नागरिक पहल का एक समानांतर हिस्सा रहा है। हम कबीर का उदाहरण ले लें, हम रैदास का उदाहरण ले लें, हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का उदाहरण ले लें, या उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का उदाहरण ले लें। एक जो पूरी बौद्धिक प्रक्रिया है, लेखन की प्रक्रिया है, चाहे अभंग रचे जाने हों, चाहे दोहे रचे जाने हों, चाहे किताबें लिखी जाना हो, चाहे कहानियां लिखी जाना हो, ये सारी चीज़ें समानांतर रूप से हमको चलती हुई दिखाई देती हैं। और राजा राम मोहन राय के संदर्भ में भी हमको ये बात दिखाई देती है कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम के अखबार का प्रकाशन किया, उन्होंने मिरातुल अखबार नाम के एक प्रकाशन का काम किया, उन्होंने बंगदूत का प्रकाशन किया, उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया, उन्होंने हिंदी में सामग्री प्रकाशित की, बांग्ला में सामग्री प्रकाशित की, उन्होंने अंग्रेजी में सामग्री प्रकाशित की, उन्होंने फारसी में सामग्री प्रकाशित की। क्योंकि उन्होंने भी ये माना, और उन्होंने कई जगह इस बात का उल्लेख भी किया है कि जब तक हम अपने विचारों को और समाज की विसंगतियों के विश्लेषण को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते हैं। और इसके लिए संचार को अपनाना, पत्रकारिता को अपनाना, लेखन को अपनाना बहुत ज़रूरी एक हिस्सा हमको वहाँ पर दिखाई देता है। तो एक ही व्यक्ति की पहल में हमको ये सारे पहलू जो है नज़र आते हैं। तो एक उदाहरण हमको बंगाल से ही राजा राम मोहन राय का निकल के आता है। दूसरा संदर्भ में सामने रखना चाहता हूँ वो है स्वर्ण कुमारी देवी का, जिनका जन्म 1855 में हुआ था। उन्होंने 1896 में एक सखी समिति नाम की संस्था का गठन किया था, और उसका मकसद था जो वंचित और बहिष्कृत समुदाय की महिलाएं हैं उनके सम्मान की सुरक्षा कैसे की जाए, उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, और खासतौर पर विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए। क्योंकि विधवा विवाह को मान्यता नहीं थी, बहुत कम उम्र में विवाह हो जाते थे, और इन सारी प्रक्रियाओं से ये देखा जाता था कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थीं और विधवा विवाह नहीं होता था, तब उनका बहुत शारीरिक शोषण होता था, लैंगिक शोषण होता था, और किसी भी तरीके का संरक्षण परिवार या समुदाय की तरफ से नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ विद्यमान थी। इसलिए हमको बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम में जो हमको 18वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमको दिखता है कि उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, विधवा विवाह, महिलाओं की शिक्षा, इन सारे पहलुओं पर बहुत सघनता के साथ काम किया। क्योंकि वो मान रहे थे कि इसके बिना हम शायद जो सामाजिक विसंगतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको हम दूर नहीं कर सकते थे। और स्वर्ण कुमारी देवी ने भी एक भारती नाम की साहित्यिक पत्रिका थी, उसका संपादन किया। और एक चीज़ को और जरा संदर्भ में लीजिए कि स्वर्ण कुमारी देवी भी जो है वो एक बेहतर परिवार से संबंध रखती थी, सशक्त परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उनको भी स्कूली और औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं हो पाई थी। उनकी जो भी शिक्षा हुई वो घर पर शिक्षा हुई। जितनी भी वो शिक्षा हासिल कर सकती थी वो सामाजिक दायरे में ही हासिल हो पाई उनको। इसके बावजूद उन्होंने 25 पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें उपन्यास हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं, लेख हैं और सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण हैं। तो स्वर्ण कुमारी देवी हमको एक दूसरा उदाहरण देती हैं कि जब हम सामाजिक बदलाव की तत्परता को महसूस करते हैं, उसकी त्वरा को महसूस करते हैं, तब हमको अपने दायरों को खुद ही खींच करके इतना व्यापक करना होता है ताकि हम उस कौशल को हासिल कर सकें और उन क्षमताओं को हासिल कर सकें जिनसे सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को वास्तव में हासिल किया जा सकता है। ये एक चीज़ हमको बहुत साफ तौर पर स्वर्ण कुमारी देवी के संदर्भ से निकल के आती है। स्वर्ण कुमारी देवी ने ही महिला थियोसॉफिकल सोसाइटी और विधवा शिल्प आश्रम की एक तरीके से वो अध्यक्ष बनी, और उन्होंने काफ़ी हद तक ये कोशिश की कि कैसे संगठित रूप में महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। जब उनका उपन्यास खाकी प्रकाशित हुआ था तो बहुत विरोध पूरे समाज में हुआ था, क्योंकि उससे ये माना गया था कि इससे महिलाओं और युवाओं के मन में सामाजिक परंपराओं और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा और वो नैतिक भूमिकाओं और नैतिक मूल्यों से विचलित होंगे। महिलाएं जो हैं वो शर्म और लज्जा को त्याग देंगी, और इसके कारण से उसका बहुत विरोध हुआ। लेकिन ये 1882 में हो रहा था, एक रूढ़िवादी समाज में हो रहा था, लेकिन एक प्रभावशाली समुदाय से संबंध रखने वाली महिला उस भूमिका को निभा रही थी। अब सवाल यह है कि स्वर्ण कुमारी देवी कौन है? स्वर्ण कुमारी देवी रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी पहचान है, जितनी स्वीकार्यता है, उसी संदर्भ में हमको देखने की ज़रूरत है कि स्वर्ण कुमारी देवी के काम को शायद उतनी व्यापक मान्यता और उतनी व्यापक पहचान नहीं मिल पाई जितनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान को मिली। शायद एक प्रश्न मन में ये खड़ा होता है कि क्या ये भी एक तरीके से हमारे समाज में जो पितृसत्तात्मक नज़रिया है पहचान को लेकर,
क्या ये उसका एक उदाहरण है? उस नज़रिए से भी क्या इसको यहाँ देखा जा सकता है? तो ये वाली बात भी यहाँ पर दिखती है कि किस रूप में हम एक तरीके से महिलाओं के योगदान को देखते और पहचानते हैं। इसके बाद मैं अगला उदाहरण लेता हूँ, एक अगली कहानी है, वो है कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली का जो जन्म है वो 1861 में हुआ था और वो अपने आप में एक अलग तरीके की कहानी है। वो स्वयं एक प्रगतिशील परिवार से संबंध रखती थी, अच्छे परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए भी बहुत पूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना या आगे लेके जाना बहुत आसान नहीं था। और उन्होंने एक तरीके से महिलाओं के शोषण और महिलाओं की जो गरिमा का सवाल है उसको काफ़ी हद तक उठाने की कोशिश की और उन्होंने भागलपुर महिला समिति के साथ जुड़ करके अपने काम को आगे लेके जाना शुरू किया। हालांकि इसके संस्थापक उनके पिता थे, लेकिन कोशिश ये थी कि कैसे महिलाओं की स्थिति को जो है वो बदला जा सकता है। उन्होंने एक चीज़ को देखा कि जिस तरीके की स्थितियां महिलाओं के लिए बनी हुई हैं वो अपने आप में एक तरीके से बहुत घुटन उनके मन में पैदा कर रही थी और इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी शिक्षा के लिए खुद बहुत पहल करेंगी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और वो दक्षिण एशिया की, अभी तक जो माना जाता है कि जो सबसे शुरुआती डॉक्टर बनी महिला, एक चंद्रमुखी बासु थी और दूसरी कादम्बिनी गांगुली थी। ये दक्षिण एशिया की सबसे पहली जो महिलाएं बनी उनमें से एक थी। और ये जो पूरी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जहां पर हमने जो बात की स्वर्ण कुमारी देवी की कि संपन्न समुदायों में भी लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था, वहां पर कादम्बिनी गांगुली जो हैं उन्होंने एक तरफ महिलाओं के, विधवा महिलाओं के अधिकारों के लिए, बाल विवाह के खिलाफ, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत पहल की और काम करने की कोशिश की और दूसरी तरफ अपनी शिक्षा को भी पूरा किया और वो आगे बढ़ते गई। उनका भूमिका और सामाजिक नागरिक पहल के नज़रिए से क्यों महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए? वो तो खुद के लिए डॉक्टर बनी, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने ब्रह्म समाज के एक सक्रिय जो बहुत कार्यकर्ता थे और उन्हीं के शिक्षक थे द्वारकानाथ, उनसे उन्होंने विवाह किया था। वो उनसे 20 वर्ष बड़े थे उम्र में और जब उन्होंने विवाह किया तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ, यहाँ तक कि ब्रह्म समाज ने भी उस विवाह को स्वीकार नहीं किया, उस विवाह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। और यह माना गया कि शायद अब जो है वो कादम्बिनी गांगुली जो है वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया और द्वारकानाथ गांगुली ने उनको चिकित्सा की शिक्षा पूरी करने के लिए पूरी जो सहयोग था अपना परिवार की तरफ से, वो पूरा सहयोग उनको प्रदान किया। ये भी एक बात समझ में आती है कि ये तो एक निजी दायरे में किया गया काम है, लेकिन जब उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया को करने की शुरू की, उस वक्त मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को दाखिला दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रावधान नहीं था, कोई नियम नहीं था। और जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने उनको दाखिला देने से मना कर दिया, तब उन्होंने एक कानूनी कार्यवाही शुरू की, उनको नोटिस भेजा और सवाल खड़े करने शुरू किए कि जब उनकी पात्रता है तो उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिया जा सकता। और उस संघर्ष के बाद उनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया गया। संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पहले इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि किसी महिला को चिकित्सा महाविद्यालय में या मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया गया हो। ये एक अपने आप में सबसे पहला बाधा थी जो इसको उन्होंने पार किया। और उसके बाद उन्होंने 1915 में एक पूरे संघर्ष किया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की उस नीति का विरोध करने के लिए जिसमें महिला उम्मीदवारों को मेडिकल एजुकेशन में दाखिला नहीं दिया जाता था। और उन्होंने उसके लिए काफ़ी प्रक्रिया की, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, व्याख्यान दिए और उसके बाद नीति में बदलाव हुआ और लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने की प्रक्रियाएं शुरू की गई। ये एक संदर्भ हमको उनके पूरे, और ये लगातार वो महिलाओं की शिक्षा के लिए समानांतर रूप से काम करती रहीं और अपने काम एक डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्धता का जो प्रमाण है वो इस बात से मिलता है कि 7 अक्टूबर 1923 को जब उनकी मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु के ठीक 15 मिनट पहले तक वो मरीजों को, बीमार व्यक्तियों का इलाज कर रही थी। तो इसका मतलब है कि अपने अंतिम वक्त तक वो लगातार एक जो भूमिका थी अपनी, वो भूमिका लगातार निभाती रही। ये संदर्भ हमको वहाँ से दिखाई देता है। ये पूरी एक कहानी हमको कादम्बिनी गांगुली की दिखाई देती है। और इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें तो बहुत सारे उदाहरण हमको मिलेंगे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में युवा बंगाल आंदोलन, जिसको यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं, उसकी भी नींव रखी गई। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था और ख़ास तौर पर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए बहुत प्रतिबद्ध था।
इसी तरीके से हमको विवेकानंद का भी संदर्भ दिखाई देता है, जिन्होंने एक तरीके से जिस वक्त बहुत सारे सामाजिक व्यवहारों को धर्म के नजरिए से परिभाषित किया जा रहा था, उस वक्त विवेकानंद ने एक तरीके से धर्म और समाज के बीच के संबंधों को बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया। तो जो बहुत चुनौतियां थी उसको उन्होंने एक तरीके से शिथिल करने की कोशिश तो की ही, साथ में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। इसलिए आज हम देखते हैं कि पूरे देश में रामकृष्ण मिशन जो है वो सामाजिक विकास और महिलाओं और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वो विवेकानंद ने वो प्रक्रिया शुरू की थी। 1882 में रमाबाई ने जो है वो आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, जिसमें अनाथालयों का संचालन होता था, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बात होती थी, ये बात हमको दिखाई देती है। ईश्वरचंद विद्यासागर का संदर्भ हमको पता है कि उनकी भी एक बड़ी कोशिश थी, जिससे हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना था कि विधवाओं का विवाह हो सके और महिलाएं फिर से विवाह कर सकें। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी सोम प्रकाश नाम का एक वीकली, एक साप्ताहिक अखबार था, उसका प्रकाशन किया। लगातार जो एक पूरी प्रक्रिया है जो हमको है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ईश्वरचंद विद्यासागर किस बात से बहुत प्रभावित थे? हम जब सामाजिक नागरिक पहल करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको प्रेरित करती है, एक प्रेरणा देती है कि हम अपनी भूमिका को बहुत स्पष्ट करें। 1853 में एक अनुमान था कि केवल कलकत्ता में 12,700 महिलाएं देह व्यापार करने को मजबूर थीं। और ये देह व्यापार करने की जो परंपरा के पीछे का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो विधवा महिलाओं की खराब स्थिति था, क्योंकि विधवा महिलाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था और उनके साथ बहुत शोषण होता था। और इसके कारण से ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो विधवा महिलाएं जो हैं वो देह व्यापार करने के लिए बाध्य होती थी। और ईश्वरचंद विद्यासागर के ही संदर्भों से हमको ये दिखाई देता है कि उनको इस बात ने बहुत पीड़ित किया, बहुत प्रभावित किया और उन्हें तय किया कि इस स्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन समाज ने उनका बहुत विरोध किया। तब उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके ही ये तर्क सामने रखा कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं, वही विधवा विवाह को मान्यता देती हैं। अगर वैदिक व्यवस्था में विधवा विवाह को मान्यता है तो वो कौन है जिसने ये नियम बना दिया कि विधवा महिलाओं का विवाह नहीं हो सकता? तो ये बात उन्होंने एक बहुत साफ तौर पर सामने रखी कि जो धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है वो कुछ और है और समाज में जो व्याख्याएं की जा रही हैं वो कुछ और हैं। और इस विसंगति को शायद सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के तौर पर हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर या केवल भीड़ का हिस्सा बन के हम शायद अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भी नहीं जान सकते हैं। ये वाली बात हमको कुछ अलग अलग उदाहरणों से दिखाई देती है, जिनमें से ईश्वरचंद विद्यासागर का एक उदाहरण हमारे सामने आता है। अगला एक उदाहरण जो हमको दिखता है वो बेगम रुकैया सखावत हुसैन का है। और उनका भी संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है, हालांकि उनका जन्म जो है वो पेराबोन में हुआ था, जो रंगपुर अब बांग्लादेश में है, लेकिन उनका संदर्भ लेना शायद भारतीय संदर्भ में भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जो अपने आप में एक बहुत ही जमींदार परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन लड़कियों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। और उनकी भी जितनी शिक्षा हो सकती थी वो शिक्षा उनकी घर में ही हुई। उनके बड़े भाई ने उनको काफ़ी मदद की और एक तरीके से जो भी घर में वो शिक्षा हासिल कर सकती थी उन्होंने शिक्षा हासिल की। और उनकी भी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने भी मुस्लिम समाज की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो जो सामाजिक गुलामी है, उससे महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए बहुत गंभीर भूमिका उन्होंने निभाई और उसको एक तरीके से अपने ऊपर ही लागू किया। क्योंकि यहाँ पर भी यही बात निकल के आती है कि एक जमींदार परिवार से, संपन्न परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी उनके लिए ये काम करना बहुत आसान नहीं था। घर में भी जो पढ़ने की आज़ादी थी और स्वतंत्रता थी वो केवल अरबी भाषा पढ़ने की आज़ादी थी, ताकि अगर पढ़ना भी हो तो कुरान को पढ़ा जा सके। तो यहाँ तक एक तरीके से बंदिशें और सीमाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं। उनकी बहन का नाम करीमुन्निसा था और उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, लड़कियों पर बहुत पाबंदी थी। इन सारी चीज़ों ने उनको एक तरीके से अंदर ही अंदर एक बात का निर्णय लेने के लिए मजबूर किया कि क्या हम ये इंतज़ार करेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और स्थितियों को बदलेगा, या हमको खुद भूमिका लेनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने खुद एक भूमिका ली और सुल्ताना नाम के पात्र के जरिए अपने व्यंग लिखना शुरू किए। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें केवल महिलाएं हैं, दुनिया की पूरी व्यवस्था महिलाएं संचालित करती हैं, वही शासन करती हैं और पुरुष जो है वो घर का काम करते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो है वो एक तरीके से व्यंग रचने शुरू किए और उन्होंने लगातार लिखने का काम किया, बहुत लेखन उन्होंने किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने वर्ष 1909 में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और जिसका फिर उसका भी काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाना जारी रखा।
और उनका उद्देश्य तो था कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा हासिल हो सके, उनको किसी तरीके से संरक्षण दिया जा सके, लेकिन मुस्लिम समाज से लड़कियां शिक्षा हासिल करने के लिए आती ही नहीं थी। और इसके लिए वो बस्ती बस्ती और लोगों के घरों में जाकर के प्रेरित करने की कोशिश करती थी परिवारों को कि वो लड़कियों को वहाँ पर शिक्षा के लिए भेजें। और इतना उनको वायदा करना पड़ता था कि आप अगर वहाँ पर भेजेंगे तो वहाँ पर भी उनको पर्दे में रखा जाएगा, उनको बुर्के से नहीं निकाला जाएगा, ताकि समाज जो है वो तात्कालिक रूप से तैयार हो कम से कम उनको शिक्षा देने के लिए। उन्होंने वायदा किया कि किसी भी तरीके से जो रिचुअल्स हैं या जो मान्यताएं हैं या जो व्यवहार है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। ये तक उन्होंने वायदे परिवारों से किए। उनका एकमात्र मकसद था कि किसी भी तरीके से लड़कियां निकलें घर से और स्कूल में आएं और पढ़ाई हासिल करें। यहाँ तक कि समाज को मनाने के लिए, समुदाय को मनाने के लिए उन्होंने घर से स्कूल तक लड़कियों को ले जाने के लिए पर्दे से ढकी हुई घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था भी की। तो ये हमको एक ये संदर्भ दिखाई देता है कि आप कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो भूमिका निभाते हैं और वो घर की देहरी को लांघना अपने आप में कितना मुश्किल हो जाता है। फिर जो उन्होंने स्कूल स्थापित किया था जिसका नाम सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल था, उसमें कुरान, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाएं, गृह प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, रसोई, सिलाई, शारीरिक शिक्षा, अपने बारे में विकास की शिक्षा, संगीत, इस तरीके के विषय जो है वो शुरुआत में पढ़ाए जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रुकैया बेगम जो है वो स्कूल चला रही थी, लेकिन वो स्कूल में शिक्षा के तरीकों पर काफ़ी काम करना चाहती थी, इसलिए वो अलग अलग स्कूलों में जाती थी और उन तरीकों को सीखती थी जिनसे और बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके। उस दौर में स्कूलों में महिला शिक्षिकाएं बहुत सीमित थी, जो बिल्कुल सेल्फ मेड महिला टीचर्स थी, बहुत सीमित उपलब्ध थी। और ये सबसे बड़ी चुनौती आती थी क्योंकि समाज ये सवाल पैदा करता था कि भाई वो तो पढ़ाएंगे तो पुरुष, तो कैसे भेज दें स्कूलों में। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो रुकैया बेगम के सामने था। उन्होंने एक दूसरी पहल की कि महिलाओं को शिक्षण के लिए उन्होंने प्रशिक्षित करना शुरू किया कि किस तरीके से वो खुद शिक्षक हो सके, ये उन्होंने शुरुआत की। और फिर उसके बाद उन्होंने 1919 में कलकत्ता में मुस्लिम महिला प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया। और इसका भी बहुत विरोध हुआ क्योंकि एक उसके कारण से भी बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी बहस उसकी शुरू हो गई, बहुत सारी आलोचना उसकी होना शुरू हो गई। तो ये अपने आप में एक चुनौती उनके सामने निकल के आई कि कैसे इसको आगे लेके जाया जा सकेगा। और लेकिन उन्होंने ये लगातार ये पूरी प्रोसेस की। और उन्होंने भी, जैसे मैंने कहा कि उनकी खुद की शिक्षा घर में हुई थी, लेकिन शिक्षा पर उन्होंने काम किया। और उन्होंने 1902 में नवप्रभा नाम के जो प्रकाशन था उसमें श्रीमती आर.एस. हुसैन के नाम से लिखना शुरू किया। सौगात, मोहम्मदी, महिला, भारत माता, अल इस्लाम, नवरोज़, कई अलग अलग तरीके की जो पत्रिकाएं थी उन्होंने लगातार उनके अंदर लेखन किया। और बहुत ही कठोरता के साथ उन्होंने पर्दा प्रथा के बारे में सवाल उठाया और उस पूरी प्रक्रिया को आगे लेके जाने की कोशिश की कि उसके ऊपर बहस हो सके। और बहुत लगातार उन्होंने लेखन किया। उनकी मृत्यु जो है वो 1932 में हुई जब वो केवल 52 वर्ष की थी। लेकिन इतने ही समय में उन्होंने एक तरीके से सैकड़ों सालों की जो बहुत चुनौतीपूर्ण व्यवस्था थी उसको चुनौती दी और उसको बदलने का उन्होंने काम किया। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। जब हम बंगाल से महाराष्ट्र में आते हैं तो हमको पंडिता रमाबाई का संदर्भ दिखाई देता है। इस नाम से ही हम शायद थोड़ा असमंजस में आ सकते हैं। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई एक तरीके से पहली वो महिला संस्कृत विद्वान महिला थी जिनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। और वो उपाधि पाना भी, हासिल करना, उसको उस उपाधि को पाना भी बहुत आसान नहीं था। उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने उनका परीक्षण किया, उनकी शिक्षा का, उनके ज्ञान का, प्रस्तुति का। उसके बाद उनको सरस्वती की उपाधि दी। पंडिता रमाबाई ने ही बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। 1890 में मुक्ति मिशन और फिर आर्य महिला समाज की स्थापना की। और उनका मकसद भी जो था वो महिलाओं की शिक्षा के ऊपर काम करना। आप ये देखेंगे कि पूरा जो हम ये 19वीं शताब्दी में जो चीज़ें हमको 18वीं 19वीं शताब्दी में दिखाई देती है कि महिलाओं का स्वतंत्र होना। इसलिए जब हम अपने संविधान की उद्देशिका में लिबर्टी शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम स्वतंत्रता का मतलब ये मान रहे हैं कि हम अपने परिवार से कहीं अलग हो जाएंगे या शहर से कहीं अलग हो जाएंगे या प्रदेश से कहीं अलग हो जाएंगे या देश से कहीं अलग हो जाएंगे। ये स्वतंत्रता का आशय नहीं है। स्वतंत्रता का आशय ये है कि एक महिला को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी कि नहीं होगी, उसको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी कि नहीं होगी, उसको सांस्कृतिक जो व्यवहार है वो हासिल करने की स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी। तो जब हम लिबर्टी की बात करते हैं जो हमारे संविधान की उद्देशिका में दर्ज है,
उसके बहुत अच्छे और बहुत स्पष्ट मायने हमको ये 18वीं-19वीं शताब्दी के इतिहास में दिखाई देते हैं, जहां पर हर व्यक्ति का जो एक बुनियादी सवाल महिलाओं की शिक्षा था, दलितों की शिक्षा था, और हर व्यक्ति ये कह रहा था, हर समाज सुधारक ये कह रहा था कि महिलाओं की स्वतंत्रता और दलितों की स्वतंत्रता के बिना, उनको शिक्षा का अधिकार हासिल किए बिना, उनको आजीविका का अधिकार हासिल किए बिना, उनका पर्दों से मुक्त हुए बिना हम एक बेहतर समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ये वाला संदर्भ हमको बहुत साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देता है। ये चीज़ हमको दिखाई देती है, और ये एक पूरी बात जो है वो एक संदर्भ के तौर पर हमको हमेशा शायद ध्यान में रखनी चाहिए। अगला एक संदर्भ आता है ताराबाई शिंदे का। ताराबाई शिंदे का जन्म 1850 में हुआ था महाराष्ट्र में। वो भी एक प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति की पुत्री थी। उनको भी एक तरीके से चुनौती थी, उनकी भी शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई। लेकिन उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो 1881 में एक घटना घटी थी भारत में। सूरत में विजयलक्ष्मी नाम की एक महिला, एक विधवा महिला थी, और ये माना जाता है कि शोषण के कारण ही वो गर्भवती हो गई थी, और उन्होंने अपने शोषण के कारण से जो गर्भ आया था उसका गर्भपात उन्होंने करा लिया था, और इसको एक तरीके से जो है वो गैर कानूनी माना गया था, और जिसके लिए उनको मृत्युदंड सुनाया गया था। इसको एक गैर कानूनी काम मानते हुए मृत्युदंड उनको सुनाया गया था। समाज ने उनका विरोध किया था, लेकिन बाद में उस सजा को जो है वो उम्र कैद में बदल दिया गया था। सामाजिक निर्वासन उनका हुआ, उनका बहुत अपमान किया गया। उस वक्त द पुणे वैभव नाम के एक अखबार में एक साप्ताहिक था, उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ इस घटना पर, और विजय लक्ष्मी नाम की जो महिला थी उनकी जो पूरी जीवन की कहानी थी उसके ऊपर, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए, उनको चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की गई, और ये बताया गया कि उस काल में महिलाएं जो हैं वो उनका नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है। और उस पूरी जो प्रक्रिया चली और मीडिया में जिस तरीके से ये प्रस्तुत किया जा रहा था, ताराबाई शिंदे उससे बहुत प्रभावित थी, और उसका विरोध करने के लिए उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक पुस्तिका लिखी। एक 40 पेज की एक पुस्तिका थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय समाज जो है वो महिलाओं और पुरुषों के मामलों में कितना अमानवीय, दोहरे मापदंड वाला है, और उसका कितना बर्बर व्यवहार होता है, ये उन्होंने उसके अंदर बताया। मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी पुस्तिका में लिखे। उन्होंने लिखा था कि पुरुष अपने आप को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है, वो अपने आप को स्त्रियों की तुलना में पुरुष अपने आप को इतना महान और बुद्धिमान क्यों समझता है। अगर वे इतने ही महान और बलशाली थे तो फिर अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो गए, उपनिवेशवाद कैसे आ गया। ऐसी क्या भिन्नता है दोनों में कि पत्नी के मरने पर पति पर कोई आफत नहीं आती, फिर चाहे वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन पति के मरने पर विधवा स्त्री के ऊपर एक आपदा आ जाती है और उसको ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं मानो उसने ही अपने पति को मारा हो। ये उस किताब का हिस्सा है, और ये उस काल में वो एक सवाल खड़ा कर रही हैं कि किस तरीके का नजरिया हम समाज के ऊपर मानते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों, जबकि स्त्री और पुरुष की यौन इच्छाओं में कोई भेद नहीं है। ऐसी विधवा होने से तो अच्छा है सती होना, यानी कि स्त्री का मर जाना। ये अपने आप में उन्होंने एक तरीके से एक अपनी जो एक गुस्सा था, एक जो क्रोध था, उस बात के ऊपर उन्होंने प्रदर्शित किया। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि धर्माचार्यों ने शास्त्रों में सब नियम पुरुषों के सुख और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, स्त्रियों की सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आखिर औरत की आज़ादी छीनने का अधिकार पुरुष को मिला कैसे, किसने उसको ये अधिकार दिया कि महिला ये पहने, ये खाए, इस तरीके से रहे, बिस्तर पर ना सोए, वो दूर रहे पुरुषों से। ये आखिर ये सारे नियम किसने बनाए। पुरुषों ने अपने हाथों में सब संपत्ति रखकर महिलाओं को कोठी में दासी बनाकर, धौंस जमाकर दुनिया से दूर रखा, उसको उस पर अधिकार जमाया। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म जो है ये पूरे सिद्धांत गढ़ता है, धर्मों में तो ऐसे सिद्धांत नहीं दिखते। ये सारे सवाल उन्होंने एक तरीके से खड़े किए, और उन्होंने कहा कि जब ऐसी व्यवस्था बन जाती है, सर्वव्यापी व्यवस्था बना दी जाती है, उसका परिणाम ये होता है कि जहां भी वे जाती हैं तो उनको हर जगह पर उन्हीं को अपनी ही जैसी अशिक्षित, अज्ञानी, आत्मविश्वास विहीन महिलाएं मिलती हैं, और हर महिला यही सोचती है कि हाँ, वास्तव में महिलाएं जो हैं दोयम बुद्धि की प्राणी होती हैं। ये दोयम बुद्धि की प्राणी महिलाएं होती नहीं है, उनको बनाया गया है, इस सामाजिक व्यवस्था ने उनको इस तरीके का बनाया है। ये चीज वहां पर उन्होंने अपने संदर्भ में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पत्नी की मृत्यु होते ही पुरुष को दूसरा विवाह करने की आजादी है, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार और आजादी क्यों नहीं है। वह कौन सी शक्ति है, ताकत है जो विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने से रोकती है। ये पूरी बहस के साथ उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज ने उनका
कितना विरोध किया होगा। समाचार पत्रों में लगातार उनके इस काम के प्रति, उनके लेखन के प्रति जो है वो बहुत विरोध हुआ। और इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि जब व्यक्ति न्याय, समता, गरिमा, समानता, प्रेम और मानवीय मूल्यों के प्रति सजग हो जाता है तो अपने आप में वो खुद पहल करता है और उसको समाज के प्रतिकार का सामना भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है जब बात जो है वो रूढ़िवादी मान्यताओं की आती है। तो ये वाली चीज़ हमको ताराबाई शिंदे के उदाहरण से पता चलती है। रमाबाई रानाडे ने भी इसी तरीके का संघर्ष किया। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे का संदर्भ हमारे सामने निकल के आता है। तो हमको एक तरीके से हम देखें, महाराष्ट्र में ही हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं और लगातार ये प्रक्रिया हमको बिल्कुल निरंतर चलते हुए एक ही समय में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से दिखाई देती है। जब हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पर दुर्गाराम मंचराम दवे, जिनको दुर्गाराम मेहता जी भी कहते हैं, उनका जन्म 1809 में हुआ था। उन्होंने गुजरात की पहली संस्था मानव धर्म सभा की स्थापना की थी 1844 में। और यह संस्था ने अंधविश्वास, जादूगरी, भूत पिशाचों के जो अस्तित्व को चुनौती दी थी। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रचलित जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता। ये 1844 में उन्होंने ये बात को कहना शुरू किया था और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अनुभव के आधार पर लेखन कर रहे थे। उन्होंने भी लेखन को काफ़ी बढ़ावा दिया, वो वाली बात यहाँ पर हमको दिखाई देती है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमको निभाते हुए दिखाई देते हैं। फिर इसी तरीके से इसी वक्त में हमको गुजरात से ही दयानंद सरस्वती भी दिखाई देते हैं, बालकृष्ण गोखले भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने शराबबंदी, शिक्षा और इस तरीके के मुद्दों के ऊपर काम करना शुरू किया। राजस्थान में हमको जो है वो गोविंद गुरु का उदाहरण दिखाई देता है। 1858 में उनका जन्म हुआ था और उनका ये मकसद था कि किस तरीके से लोगों के बीच में आपसी प्रेम और सौहार्द और एकता किस तरीके से बढ़े, और इसके लिए उन्होंने संप सभा नाम की एक संगठन की स्थापना की थी। इसका मतलब ही ये होता था कि समाज में प्रेम बढ़ाना और आपस में सौहार्दता लाना, सहृदयता लाना। और उन्होंने भी अंधविश्वास पर काम करना शुरू किया था क्योंकि वो खुद बंजारा समुदाय से संबंध रखते थे और वो खुद भी उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था। और उन्होंने जो सबसे बड़ी भूमिका ली वो ये ली थी कि आदिवासी समुदाय, खासतौर पे भील और गरासिया के साथ जो काम कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है वो बेगार करना बंद करे, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश सरकार थी, वो आदिवासियों से बेगार करवाती थी और पढ़ने नहीं देती थी और उनको किसी तरीके के अधिकार उनको नहीं मिलते थे। तो उन्होंने, गोविंद गुरु ने एक तरीके से पूरी स्थिति को बदलने के लिए लोगों को तैयार किया कि लोग जो हैं वो इस तरीके की व्यवस्था का प्रतिकार करें और बेगार करने से, यानी कि बिना पारिश्रमिक के श्रम करना, इस तरीके की व्यवस्था का विरोध करें। और इसका परिणाम ये हुआ 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर वो एक सम्मेलन कर रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिश सेना ने गोली चलाई और उस वक्त जब ये संगठन का सम्मेलन चल रहा था और जब ये गोली चलाई गई तब 1500 लोगों की मृत्यु हुई। हम सब जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं और इसको राजस्थान का जलियांवाला कांड कहा जाता है। और वहाँ पर यह था कि वो उस अन्यायपरक जो व्यवस्था थी उसका प्रतिकार कर रहे थे, हिंसात्मक नहीं कर रहे थे। कोई उन्होंने हिंसात्मक प्रतिकार नहीं किया था, लेकिन संगठित होना ही वो अपने आप में उस व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती लग रही थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी एक बड़ी भूमिका वहाँ पर ली। और आप ये देखेंगे कि इस तरीके की प्रक्रियाओं के कारण ही राजस्थान में सती प्रथा को समाप्त करने वाला, बालिका वध को हटाने वाला, महिलाओं को त्यागने की प्रथा वाला, मानव व्यापार को प्रतिबंधित करने वाला और 1853 में डाकन प्रथा जैसे व्यवहार हैं, ऐसे कानून बने। ये सारे कानून सामाजिक आंदोलनों के कारण ही बन पाए। ये चीज़ हमको वहाँ पर दिखाई देती है। उड़ीसा में मधुसूदन दास और गोपा बंधु दास का संदर्भ आता है। मधुसूदन दास 1848 में पैदा हुए थे और उन्होंने उड़ीसा में शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, भाषा का संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान, महिलाओं की समानता के अधिकार की बात की और उन्होंने पुरी में एक सत्यावाड़ी स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ पर भी हमको दिखता है कि शिक्षा एक अपने आप में एक बहुत बुनियादी संदर्भ पूरे इतिहास में माना जा रहा था कि दलितों और महिलाओं को शिक्षा हासिल होना बहुत ज़रूरी है, वंचितों को शिक्षा हासिल होना बहुत ज़रूरी है। गोपा बंधु दास ने पुरी सेवा समिति का गठन किया था और गोपा बंधु दास के बारे में कहानी है कि जिस वक्त पुरी में बाढ़ आई और उस वक्त उन्होंने अलग तरीके की पूरी कोशिश की कि कैसे समाज को एक तरीके से संरक्षित किया जा सके। और जब बाढ़ आई थी गांवों में, तब वो गांव में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चले गए, जबकि समानांतर रूप से उनका बेटा बहुत बीमार था, उसका उपचार चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वो बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए और उनको राहत पहुंचाने के लिए जाएंगे। जब वो वापस छोड़ करके आए तब तक उस बच्चे की, उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी।
उन पर बहुत सवाल खड़ा हुआ, समुदाय में सवाल खड़ा हुआ, उनको बहुत अमानवीय और एक तरीके से गैर जिम्मेदार माना गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरे बेटे की देखभाल के लिए कितने सारे लोग थे, उसका उपचार चल रहा था, मैं यहाँ पर होता भी तो मैं क्या कर लेता। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं, मैं वहाँ पर जाकर के कुछ लोगों की मदद कर पाया, उनको ज़्यादा सहायता की ज़रूरत थी। जीवन में बहुत चुनौतीपूर्ण समय आते हैं जहाँ पर शायद इस तरीके के कठोर निर्णय लेने होते होंगे, जहाँ पर शायद उस व्यक्ति को जो है वो बहुत निर्मम माना जाएगा या कठोर हृदय माना जाएगा, लेकिन यही अपने आप में शायद वो भूमिकाओं को लेने का वक्त होता है। उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम अगर बात करते हैं, तो 1884 में भी वहाँ पर सार्वजनिक सभा का निर्माण हुआ था। अहोम राजवंश के जो वंशज थे राजा नरनारायण सिंह, उन्होंने इसका गठन किया था, और वो भी समाज के विकास के लिए क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, वो सारी पहल वहाँ पर की जा रही थी। बिहार में मुंशी प्यारेलाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वो एक मुंसिफ का काम करते थे, और आप देखिए कि आप जो भूमिका निभा रहे हैं वहाँ से आप समाज को किस नज़रिए से देखते हैं। जब वो मुंसिफ का काम निभाते थे, करते थे, सरकार के मुलाजिम थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई सारे लोग अपना घर और ज़मीनें और घर का सामान बेचने के लिए और नीलाम कराने के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने जब जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, तब उन्होंने ये देखा कि दहेज प्रथा के कारण लोग अपनी ज़मीनें, अपना घर और घर का सामान बेचते हैं, नीलाम करते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि इसके कारण से बहुत विवाद भी होते हैं। और फिर जब उन्होंने और अध्ययन करने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि वास्तव में इसी पूरी प्रक्रिया के साथ में बहुपत्नी प्रथा हिंदू समाज में विद्यमान है, बाल विवाह है, विधवा महिलाओं की स्थिति है, गरीबी इसके कारण से बहुत बढ़ती है, शोषण बहुत बढ़ता है। उन्होंने 1861 में अपनी मुंसिफ की नौकरी छोड़ दी, और वो पूरे उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में घूम घूम कर दहेज प्रथा का विरोध करने लगे। और उनके ही सानिध्य में एक तरीके से भारत में दहेज प्रथा को लेकर के एक आंदोलन बनना शुरू हुआ। 1868 में एक बिहार में आरा में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें उनके द्वारा जो मानक उठाए गए थे, सुझाए गए थे, उसके आधार पर व्यवस्थाएं बनी। उसमें कहा गया कि विवाह में जो भी दहेज दिया जाएगा, दहेज या उपहार दिए जाएंगे, उसकी कीमत 125 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक निर्धारित संख्या में ही बारात में लोग आएंगे। ये सारी चीज़ें, वो नियम जो है वो स्वीकार किए गए, और एक लगातार एक प्रक्रिया जो है वो समाज में उन्होंने आगे लेके जाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में हमको सर सैयद अहमद खान का संदर्भ नज़र आता है, जो मुस्लिम समुदाय में बदलाव के लिए आते हैं। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और हम जानते हैं कि आज जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच और शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई थी। फिर 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित हुआ, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अपने आप में उन्होंने एक तरीके से कोशिश की कि कैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर ही बदलाव आ सकता है, और वहाँ पर भी शिक्षा ही मूल स्रोत माना गया। फिर हम अगर आगे बढ़ें, हमको आंध्र प्रदेश में हमको कुंदकूरी वीरेशलिंगम का उदाहरण निकल के आता है। कुंदकूरी वीरेशलिंगम जो है वो एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि बाल विधवाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है। उन्होंने अपना जो है नौकरी छोड़ दी। उन्होंने खुद धवलेश्वरम उच्च विद्यालय की स्थापना के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर उन्होंने लड़कियों के लिए अलग स्कूल स्थापित किया। विवेक वर्धिनी नाम की एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित की जो महिलाओं के अधिकारों के लिए ज़्यादा समर्पित थी। और उन्होंने एक तरीके से कोशिश की कि कैसे लोगों को तैयार किया जा सके, क्योंकि केवल कानून बनने से तो विधवा विवाह शुरू नहीं हो जाता जब तक कि समाज तैयार नहीं होता। तो कुंदकूरी वीरेशलिंगम ने महाविद्यालय में अपने शिष्यों को विधवा महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए तैयार किया, और 1878 में उन्होंने राजमुंदरी समाज सुधार संघ की स्थापना की। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से वो स्थितियों को बदल सकते हैं। और कुंदकूरी वीरेशलिंगम ने भी हिंदू धर्म ग्रंथों का संदर्भ लेकर के ही ये प्रचार किया कि धर्म ग्रंथों में तो विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध है ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि राजा भोजा और श्री कृष्ण देव के दरबार में कई महिला विद्वान और रचनाकार मौजूद थे। अगर शिक्षा नहीं होती तो ये विद्वान महिलाएं उनके दरबार में कैसे होती, इतना काम कैसे कर सकती थी वो साहित्य और विज्ञान और ज्ञान का, ये चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, तो उन्होंने अलग अलग स्कूल स्थापित किए, विधवा आश्रय गृह स्थापित किए, और बहुत कोशिशों के बाद 1881 में उनकी पहल के कारण से ही उन्होंने अपने जीवन में 40 विधवा महिलाओं को विवाह करवाया।
ये अपने आप में उस वक्त एक बहुत बड़ी संख्या थी और समाज के नज़रिए को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आती है। आंध्र प्रदेश में ही रघुपति वेंकट रत्नम नायडू थे, उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया और एक तरीके की ये पूरी प्रक्रिया को चलाने की कोशिश की कि कैसे जो है वो व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। और ख़ास तौर पर उन्होंने देवदासी का सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से धर्म के नाम पर कुछ महिलाओं को जो है वो देवदासी बनाया जाता है, फिर उनका देह शोषण होता है। ये प्रक्रिया उन्होंने, आप सोचिए कि किस समय पर यह पूरी प्रक्रियाओं को शुरू किया था और हमको वहां पर दिखाई देती है। आखिरी संदर्भ में जब मैं आज की बातचीत के उसमें आऊं तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमको दिखता है कि एक पूरी बड़ी प्रक्रिया जो है वो बाल विवाह के संदर्भ में दिखाई देती है। इस काल में बाल विवाह एक बड़ा सवाल था और यहाँ पर 1860 में पहली बार इंडियन पीनल कोड में ये कहा गया कि 10 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ में जो है वो यौन संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि 5 साल, 8 साल, 4 साल की उम्र में जो है वो लड़कियों का विवाह हो जाता था। पहली बार एक उम्र का निर्धारण जिसको सहमति की उम्र कहा गया वो 1860 में स्थापित हुआ, लेकिन इसके बाद भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो इसके साथ में बनी रहीं। एक उदाहरण आता है रुखमाबाई का। रुखमाबाई की उम्र कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उनके पति ने कहा कि वो अब अपने ससुराल में आए और उनके साथ रहें, लेकिन रुखमाबाई ने अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उस वक्त चूंकि उनकी उम्र 11 वर्ष थी जब उनकी शादी हुई थी, तब कानून में यह कहा गया कि चूंकि 11 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी इसलिए वो कानूनन तौर पर बाध्य हैं अपने पति के साथ रहने के लिए, सांस्कृतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। और प्रारंभिक जो न्यायिक लड़ाई थी वो हार गई और उनको ये कहा गया कि या तो उनको जेल जाना पड़ेगा या फिर अपने पति के घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस विवाह को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ये एक संघर्ष की शुरुआत जो है वो रुक्माबाई ने की और रुक्माबाई आगे चल करके वो शुरुआती 3-4 महिलाओं में है भारत की जो डॉक्टर बनी, महिला डॉक्टर बनी। रुक्माबाई की शुरुआत हुई थी अपने बाल विवाह का निषेध करने से, उसको नकार करने से, और वो बाद में आगे चल करके डॉक्टर बनी। अपने आप में उन्होंने एक तरीके का अलग ही मुकाम पैदा किया। फिर फूलमणि दास का एक बड़ा उदाहरण आता है कि 11 वर्ष की एक महिला की 1890 में 16 जून 1890 में फूलमणि दास का शव जो है वो उनके घर पर मिला था, क्योंकि उनके जो पति थे जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, उन्होंने उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किए और फूलमणि दास की 11 वर्ष की जो उम्र थी उसकी मृत्यु हो गई। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में उनके ऊपर 5 तरीके के आरोप लगे कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया है, क्या इसको बलात्कार माना जाएगा, तो बलात्कार नहीं माना गया क्योंकि उम्र 11 वर्ष थी। पति का अधिकार माना गया, इसलिए कोई इसमें अप्राकृतिक कर्म नहीं माना गया, गैर कानूनी कर्म नहीं माना गया। क्या जानबूझकर हत्या की गई, यह भी नहीं माना गया। तो आखिर में जाकर के उनको ये माना गया कि लापरवाही के कारण एक तरीके से ये अपराध हुआ है, इसमें कोई मंशा नहीं थी। तो बाकी सब दायरों से, बाकी सब आरोपों से वो बरी हुए और उनको एक सामान्य अपराध का, एक तरीके से अनजाने में किया गया अपराध का आरोपी माना गया और 1 वर्ष की उनको सजा हुई। लेकिन इन 2 मामलों ने उस वक्त एक बड़ी बहस देश में शुरू की कि विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, और वो 10 वर्ष की विवाह की उम्र को बढ़ा करके 12 वर्ष किया जाना था। लेकिन पूरा देश का रूढ़िवादी जो समाज था वो खड़ा हो गया उस सरकार की पहल के खिलाफ कि ये कानून नहीं बदला जाना चाहिए। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण बहराम जी मालाबारी के संदर्भ से आता है। उनका जन्म 1853 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था और उन्होंने बहुत संघर्ष किया इस चीज़ के लिए कि कैसे विवाह की उम्र को बढ़ाया जा सके ताकि उनका शोषण ना हो और वो महिलाएं जो हैं वो बेहतर स्थिति में रह सकें। बहराम जी मालाबारी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने एक पत्रिका थी इंडियन स्पेक्टेटर, उसमें लगातार लेख लिखे, उन्होंने लगातार इसके ऊपर चर्चा के लिए पर्चे जारी किए, सरकार से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। 4000 लोगों को एक पर्चा भेजा जिसमें उन्होंने उसके तर्क देने की कोशिश की कि क्यों बाल विवाह नहीं होने चाहिए। ये पूरा प्रगतिशील काम जो है वो बहराम जी मालाबारी ने किया। और उसके बाद जाकर के 1891 में सहमति की उम्र, शारीरिक संबंध बनाने की जो सहमति की उम्र है वो 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष की गई। तो यहाँ पर हम ये 2 साल बढ़ाने के लिए, विवाह की उम्र 2 साल बढ़ाने के लिए जो भारत का समाज था उसने ये कहा कि सरकार हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक सिद्धांत हैं, उसमें दखल दे रही है और इसका काफ़ी प्रतिकार किया गया।
लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये स्थिति समाज में माना जाने लगा था, शिक्षा में थोड़ी वृद्धि हो रही थी, इसके कारण से एक माहौल बनने लगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक समाज में भी बहस होने लगी थी और हम आगे चल करके देखते हैं कि स्थितियों में बदला। आप सोचिए कि सामाजिक बदलाव कितना कठिन होता है कि 10 साल से 12 वर्ष की उम्र तक में शादी की उम्र को लेके जाना, फिर उसके बाद 1927 में उस 12 वर्ष की आयु को 14 वर्ष करना, फिर उस आयु का 15 वर्ष होना, फिर 18 वर्ष होना, ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं चलने के बावजूद आज भी जब ये हमारे यहाँ बाल विवाह निषेध का कानून है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लगभग 1/4 लड़कियों की जो शादी है वो 18 साल से कम उम्र में होती है। सामाजिक बदलाव एक बहुत ही कठोर व्यवस्था से जूझने की प्रक्रिया है। एक सामाजिक कार्यक्रम जो है, सामाजिक कार्य जो है वो अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहीं ना कहीं उस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम अपने आप को, अपनी प्रेरणा को कैसे पहचानते हैं, अपना मकसद कैसे तय करते हैं, हमको ये सारे उदाहरणों में ये बहुत साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देता है। और ये संदर्भ एक तरीके से ये स्थापित करते हैं कि इसका मकसद जो है व्यवस्था में बदलाव लाना होता है, चरित्र में बदलाव लाना होता है, व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकना या किसी व्यक्ति का विरोध करना भर नहीं होता, बल्कि ये माना जाता है कि कैसे समाज का जो नज़रिया है, उसका जो चरित्र है वो बदल सके, समाज को कैसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके अपने जो कई सारे व्यवहार और कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लड़कियों के खिलाफ हैं, वो आदिवासियों के खिलाफ हैं, वो दलितों के खिलाफ हैं, वो अपने आप में ब्राह्मणों के खिलाफ भी है, जो ब्राह्मण समुदाय के भी जो व्यक्ति हैं उनके भी खिलाफ हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था केवल महिलाओं को ही पीड़ा नहीं पहुंचाती है बल्कि पुरुषों की भी पीड़ा पहुंचाती है। ये पूरी चीज़ को जब हम सामने रख करके देखने की कोशिश करते हैं तब हमको ये जो पूरा ऐतिहासिक सफ़रनामा है, जो ऐतिहासिक संदर्भ है, वो हमको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करता है, एक नज़रिया बनाने में मदद करता है कि ये जो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो 1 साल, 2 साल, 5 साल की परियोजनाओं का काम नहीं है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी प्रेरणा का तत्व क्या होगा, ऐसी कौन सी प्रेरणा है जिससे हम इस काम को अपनी भूमिका मान रहे हैं, उसको स्वीकार करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं इस काल की, हमको ये बहुत मदद करती हैं। खासतौर पर 19वीं शताब्दी का जो समय है ये हमको बहुत मदद करता है इस चीज़ को जानने में। और इसके बाद भी हर सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन की जो कहानी है वो हमको ये समझने में मदद करती है कि एक नज़रिया जो है, वो एक सपना, वो अपने आप में बहुत स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उस सपने को आगे बढ़ते हैं पूरा करने के लिए तो उसमें कई चुनौतियाँ आती हैं और वो चुनौतियाँ केवल सरकार से नहीं होती हैं, वो अपने परिवार से ही शुरू होती हैं, अपने सबसे निकटतम दायरों से भी शुरू हो सकती हैं और वहीं से हमको शायद निर्णय लेना होता है। इसलिए बिना प्रेरणा के शायद वो निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं और ये पूरा संदर्भ हमको बहुत साफ तौर पर यहाँ पर स्पष्ट करता है। ये आज की पूरी बातचीत थी और यहाँ पर मसला जो है, हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बात केवल कुछ समाज सुधारकों की कहानी या संदर्भ की नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु क्या हुई और उन्होंने क्या महान काम किए, लेकिन उनके उस पूरे जीवन की कहानी की क्या थी, चुनौतियाँ क्या थी, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। वो जब हम स्पष्ट कर लेते हैं तब शायद हम अपनी भूमिका को निभाने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। उसके बिना शायद जो बीच में एक ग्रे एरिया है, एक जो धूसर केंद्र है काले और सफ़ेद के बीच में, श्वेत और श्याम के बीच में, वहाँ पर शायद हम कई बार निर्णय नहीं ले पाते और हम ये अपने आप में शायद एक बहुत ही रिलैक्स मोड वहाँ पर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि एक सामान्य भूमिका है। ये सामान्य भूमिका नहीं है, इसमें शायद हमको अपने आप से अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खुद की भावना तक इस स्थितियों से शायद ऊपर उठ करके उस भूमिका को परिभाषित करने की ज़रूरत लगती है। ये हमको ये 19वीं शताब्दी के बहुत सारी कहानियाँ बहुत साफ तौर पर स्पष्ट करती है। इसके साथ ही मैं आज की इस बातचीत को रोकता हूँ। आपके जो भी विचार होंगे, जो भी बातचीत होगी, अपन उसके ऊपर आगे चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन जी आपके इस वक्तव्य के लिए। और मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इस प्रक्रिया में जीवंत रूप से जुड़ पाए और जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने सवाल किए और अपनी बात को रखा। ये सारी बातें आप जानते हैं कि एक तरह से पूरे वक्तव्य को और अधिक समृद्ध बनाती हैं और कोई भी पहल आप सभी साथियों के बिना मुकम्मल नहीं हो पाती। तो सचिन जी का भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हमने देखा कि इस बातचीत में, इस श्रृंखला में हम लोग
पूरे भारत की तस्वीर को एक तरह से मुकम्मल तौर पे समझ पाए, जो कि 18वीं और 19वीं सदी में संचालित हो रही थी। हमने देखा बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन, हमने देखा सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन, हमने देखा विधवा विवाह को लेकर के चल रही प्रक्रियाएं, हमने न केवल बहुसंख्यक समुदाय के अंदर चल रही जो पहल है उसको समझ पाए, बल्कि अल्पसंख्यक संप्रदाय भी इस दौरान किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाने और आधुनिक बनने की जो जद्दोजहद थी उसमें मुब्तला होता है। तो ये सारी बात आज हम कर पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे कई सारे साथियों ने आदिवासी समाज को या उसके अंदर चल रही प्रक्रियाओं को समझने के बारे में बात की है, अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको समेट पाएँ। तो 17 अगस्त अगली तारीख है जिसमें हम लोग अगली कड़ी में आपके सामने उपस्थित होंगे और 19वीं सदी में चलने वाली जो आदिवासी समाज के अंदर की प्रक्रियाएं हैं उनको देखेंगे, जो सामाजिक नागरिक पहल आदिवासी समाज के अंदर से या उसके बारे में बात करती है, उसकी बदलाव के बारे में बात करती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर 17 तारीख को इस पहल में हमारे साथ शामिल होइए, 17 अगस्त, जिसमें आप भी शामिल हों और अपने मित्रों को भी शामिल होने का आग्रह करें। विकास संवाद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उन साथियों का भी धन्यवाद जो कि पर्दे से पीछे रह करके इस प्रक्रिया को, इस बातचीत को आसान बनाने में हम सब की मदद करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।